Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the next part यानी कि पार्ट 2 ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है। आपको मेरे आई कार्ड पे यानी कि ऊपर दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करके पढ़ सकते हो। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था व्हाट इज़ एंजाइना पेक्टोरिस, इसके अलावा इसके सारे ईटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर्स, देन इसके पैथोफिजियोलॉजी, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इट्स मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट विद नर्सिंग डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड कॉम्प्लिकेशंस। ओके, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। मैंने आपको बताया था कि ये एक तरह का सिम्टम है, यानी कि आप कह सकते हो कि एंजाइना का मतलब होता है श्रिंकिंग यानी कि सिकुड़ना, ठीक, या स्क्वीजिंग यानी कि निचुड़ना, और पेक्टोरिस मीन्स होता है चेस्ट, यानी कि चेस्ट में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि चेस्ट को किसी ने पकड़ के स्क्वीज कर दिया हो, निचोड़ दिया हो। जाहिर सी बात है, चेस्ट के अंदर आपका होता है हार्ट, तो इसका मतलब हार्ट की ब्लड सप्लाई में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, डिक्रीज इन दी ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से आपको बहुत सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है। दैट चेस्ट पेन इज नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। चलिए देख लेते हैं क्या सिम्टम्स आएंगे अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है। तो सिंपली पेन तो होगा ही, रेडिएंट पेन स्टार्ट होगा। सबसे पहले हार्ट के आसपास के एरिया में, जैसे कि आपका नेक हो गया, आपका जॉ हो गया, आपके आर्म हो गए, आपका बैक साइड हो गया, आपके टीथ हो गए। क्यों? क्योंकि हार्ट जो है वो आपका मेनली चेस्ट कैविटी यानी कि अबव एरिया में है, ऊपर की साइड पे है। तो ऊपर की साइड पे सबसे पहले आपको पेन फील होगा। कब तक फील होगा? 1 से 5 मिनट तक आपको एटलीस्ट ये पेन फील होगा। इसके अलावा चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट फील होगा, क्योंकि चेस्ट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, तो बहुत ज़्यादा पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। हो सकता है पेशेंट बेहोश हो जाए, पेशेंट ना झेल पाए वो दर्द और वो बेहोश हो जाए। फैटिग और वीकनेस फील होगी। भाई सिंपल सी चीज़ है, हमारी बॉडी का फूड है ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिशन, जो कि आपके हार्ट के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो बॉडी में ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से वीकनेस, फैटिग, है ना, ये सारी चीज़ें, एनोरेक्सिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आपको ऐसा लगेगा कि अब आपका लास्ट डे आ गया है, इसके बाद डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पेन इतना सीवियर होता है और वो इतना स्प्रेड हो रहा होता है कि ऐसा लगता है कि डेथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, जब ऑक्सीजन की कमी, ब्लड की कमी हो जाएगी, तो पेशेंट का कलर जो हो जाएगा वो थोड़ा सा पेलर हो जाएगा, येलोइश हो जाएगा। सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, डिस्निया होगा। ठीक, इसके अलावा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी के साथ साथ वो ट्राई करेगी रैपिड ब्रीदिंग, यानी कि तेज़ तेज़ ब्रीथ करना चाहेगी। जब किसी की सांस रुकने लगती है तो वो तेज़ तेज़ ब्रीथ करने लगता है। देन डाइफोरेसिस मीन्स होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जब आप टेंशन में आते हो तो आपके पसीने छूट जाते हैं। अब यहाँ तो पूरी बॉडी टेंशन में है, तो पूरी बॉडी से आपको स्वेटिंग देखने को मिलेगी। टैकीकार्डिया यानी कि हार्ट रेट मोर देन 100 आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि हार्ट पे प्रेशर पड़ रहा है और वो तेज़ी से धड़क रहा है। इसकी वजह से जब वो तेज़ी से धड़केगा यानी कि बीट करेगा, तो वो तेज़ी से ब्लड के प्रेशर को बॉडी की तरफ फेंकेगा, डेट इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इसके अलावा पेन डैमेज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, जब आप रेस्ट करोगे और आपके कार्डियक यानी हार्ट को रेस्ट मिलेगा, क्योंकि रेस्ट करने से उसका स्ट्रेस जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। हिस्ट्री कलेक्शन कर लो, जैसा कि जितना भी कॉजेज़ थे उन सबको हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ लो। फॉर एग्जांपल, क्या एज है आपकी, क्या आप स्मोकिंग करते हो, टोबैको यूज़ करते हो, ड्रग अब्यूज़ करते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अल्कोहलिज्म हो, इसके अलावा डायबिटीज़ तो नहीं है, या हाइपरटेंशन तो नहीं है, या ये वाली प्रॉब्लम आपके फैमिली में किसी और को तो नहीं है। ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। ऐसा तो नहीं कि कोरोनरी आर्टरी में इन्फेक्शन हुआ था, उसका ट्रीटमेंट चला हो, है ना, या हार्ट डिजीज़ हो कोई, या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो। ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाइटल्स, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी सब इंक्रीज मिलेगा। नेक्स्ट हेड टू टो एग्जामिनेशन कर लो वाइटल साइन के अंदर, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपको उसमें हेड में हेडेक मिलेगा, कन्फ्यूज़न मिलेगी,
डिसओरिएंटेशन मिलेगा। फेस अगर उसका देखोगे पेशेंट का तो पेल मिलेगा, डल मिलेगा। देन इसके अलावा बॉडी में देखोगे तो पूरी बॉडी में पेन मिलेगा। देन चेस्ट में अगर देखोगे तो चेस्ट में, स्पेशली चेस्ट में बहुत पेन होगा। देन डिस्कम्फर्ट होगा। ये सारी चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में देख सकते हो। मसल वीकनेस हो रही है कि नहीं हो रही है, डिजनेस हो रही है कि नहीं हो रही है, वर्टिगो यानी चक्कर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख लोगे। इसके अलावा ईसीजी करा लो, क्योंकि आपके हार्ट की एक्टिविटी को आपको चेक करना है। देन कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राफी, यानी कि कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की आपकी आर्टरी है उसको विजुलाइजेशन करना है, ये देखने के लिए कि कहीं इनकी रिपोर्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आया है। ब्लड टेस्ट करा लो, जिसमें CBC, HB, अगर WBC इंक्रीज हुए इसका मतलब इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करा लो, ये सारी चीज़ें आप चेक करा लोगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो रही थी। नॉर्मल देखा जाए तो कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके ब्लड में लेस देन 200 mg/dl होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा होगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा एक्सरे और CT स्कैन कराओगे, चेस्ट एक्सरे करा लोगे, CT स्कैन ब्रेन वगैरह का करा लोगे अगर इंजरी हुई है तो। देन ट्रोपोनिन लेवल चेक कर लोगे, ये एक तरह का कह सकते हो प्रोटीन है, ठीक है, जो कि मेनली ब्लड में नहीं इंक्रीज मिलता है, ये हार्ट में इंक्रीज रहता है, जिससे कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करा पाए, यानी कि हार्ट की पंपिंग करा पाए। अगर ट्रोपोनिन आपके ब्लड में इंक्रीज है, जो कि नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्डियक में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इतना सब कुछ करने के बाद मैनेजमेंट देख लो। तो मैनेजमेंट में आपको नाइट्रोग्लिसरीन देना है, ये एक तरह का ड्रग होता है जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट यानी फैलाने का काम करता है। बीटा ब्लॉकर्स दे दोगे जैसे मेटोप्रोलॉल, ठीक है, तो ये आपके BP को डिक्रीज करने का काम करता है। अगर BP पेशेंट हो तो एटेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये सारी चीज़ें ले सकते हो। एस इनहिबिटर नेक्स्ट देख लो, ACE एस इनहिबिटर, ठीक, एस इनहिबिटर वैसोडाइलेटेशन के लिए होता है, आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा और प्रॉब्लम से आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एम्लोडिपिन, ये भी क्या कर रही है, कार्डियक के वर्कलोड को डिक्रीज कर रही है। हार्ट का जो पंपिंग बहुत तेज़ी से हो रहा है उसको स्लो डाउन कर रही है और उसको डिक्रीज करके हार्ट को टाइम दे रही है, जिससे कि वो अपने आप को संभाल सके। नेक्स्ट है आपका एंटीकोगुलेंट, आप तभी दोगे एंटीकोगुलेंट जब आपको लगेगा कि हाँ कोई कोगुलेशन वाली प्रॉब्लम है तो, फॉर एग्जांपल हेपेरिन। नेक्स्ट है आपका थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, यानी कि अगर कहीं बॉडी में थ्रोम्बस बन गया तो बाहर से निकलवाओ, दैट इज थ्रोम्बोलाइटिक, हटाओ विद द हेल्प ऑफ द ड्रग्स। नेक्स्ट आ जाते हैं एंटी प्लेटलेट। तो एंटी प्लेटलेट हमें क्यों देना है, क्योंकि देखो जब आपका कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाता है तो आपकी प्लेटलेट थोड़ी सी आवारा टाइप की होती हैं, आप कह सकते हो, कहीं पर भी जाकर के गिर जाती हैं, ठीक है। तो अगर प्लेटलेट को कहीं पर भी आपका मिलेगा इंजरी या कहीं पर भी ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर उनको जाकर के गिर जाना है, ठीक है, तो वो जाकर के वहाँ पे जम जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अगर कोलेस्ट्रॉल कहीं पे जमा हुआ है तो प्लेटलेट उनसे जाकर के स्टिक हो जाएंगी, तो हमें एंटी प्लेटलेट देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है। सबसे पहले बाईपास सर्जरी है, ठीक, ये एक तरह की सर्जरी है जिसमें हम लोग कोरोनरी आर्टरी का जो ब्लॉकेज है उस आर्टरी के उस एरिया को कट करके हटा देते हैं और हेल्दी उसकी जगह पे हेल्दी आर्टरी रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर इतने एरिया में ब्लॉकेज है तो इतने एरिया को कट करके हटा दिया और इसकी जगह पे एक हेल्दी आर्टरी रिप्लेस कर दी। अब ये आर्टरी कहाँ से लेके आओगे, ये आर्टरी आपके फीमर में होती है, ठीक है। फीमरल आर्टरी आप निकाल करके उसका थोड़ा सा पार्ट कट करके हार्ट में लगवा सकते हो, दैट इज नोन एज CAD, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज की सर्जरी। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्जरी कोरोनरी बलून एंजियोप्लास्टी। पहले तो आप इस इमेज को देख लो, इसमें सबसे पहले आपको प्लाक दिख रहा होगा यानी ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा होगा, फिर आपको दिख रहा होगा कि एक बलून कैथेटर इंसर्ट किया गया है, ठीक है, जिसमें एक स्टेंट यानी कि एक इस तरह का जाल लगा हुआ है। अब इन्होंने बैलून को फुला दिया और जाल भी उसके ऊपर फूल गया। बैलून को उसने बाहर निकाल दिया और अंदर सिर्फ छोड़ दिया जाल।
ये जाल का काम क्या है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी जो पतली हो गई थी, नैरो हो गई थी, इस तरह से एरिया कम कर दिया था, ये जाल वहाँ जाएगा और उस आर्टरी को चौड़ा कर देगा, यानी ब्रॉड कर देगा, और इस तरह से आर्टरीज की जो नैरो की प्रॉब्लम है होने की वो ठीक हो जाएगी। तो ये थी आपकी कोरोनरी बलून एंजियोप्लास्टी। ठीक है, तो कोरोनरी बलून एंजियोप्लास्टी ऑल्सो रिफर्ड टू एज पेरिक्यूटेनियस, दैट इज थ्रू द स्किन coronary interventions uses a tiny balloon to widen the inside channel of the artery। सिंपल सी चीज़ है, अंदर के चैनल को वाइड करने के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये थी आपकी सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। देखो सिंपल सी चीज़ है, ऑक्सीजन सप्लाई दे दोगे क्योंकि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। वाइटल साइंस चेक कर लोगे क्योंकि आपको देखना है कि जनरल कंडीशन उसकी कैसी है। इसके अलावा ब्रीदिंग को करेक्ट करने के लिए पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर दोगे, एक्स्ट्रा पिलो उसके हेड के नीचे लगा दोगे जिससे कि पेशेंट का जो ट्रैकिया है वो थोड़ा सा नीचे की ओर झुक जाए और अच्छे से पेशेंट ब्रीथ कर सके। इसके अलावा अदर रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके हटा दोगे। देन आपको क्या करना है, पेन मैनेजमेंट करना है। इसके लिए आप पेन किलर्स भी दे सकते हो। ठीक, इसके अलावा आप दे सकते हो एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हो क्योंकि पेशेंट डिप्रेसिव हो सकती है, डिप्रेशन में जा सकती है। और आप क्या कर सकते हो, असेसमेंट कंटिन्यूअस कर सकते हो, पेशेंट की कॉम्प्लिकेशंस को एनालाइज कर सकते हो और प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करके रखना है, पेशेंट को एक्सप्लेन करना है अबाउट द सर्जरी एंड इट्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहले टिश्यू परफ्यूजन में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि टिश्यूज के ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आ रही है। इनसफिशिएंट टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू द डिसरप्ट आर्टेरियल ब्लड फ्लो एज एविडेंस बाय द चेस्ट पेन। देखो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी सेल्स और टिश्यूज से मिलकर बनी हुई है। आपकी जो आर्टरीज हैं, जो कोरोनरी आर्टरी है, उसके आसपास के टिश्यूज में भी ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है। क्यों? क्योंकि आपकी कोरोनरी आर्टरी में ही ऑक्सीजन की सप्लाई कम है। क्या एविडेंस है? चेस्ट पेन। दूसरी देख लो, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू दी डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। देखो ब्रीदिंग नहीं हो पा रही क्योंकि O2 कम है। ठीक, कहाँ पे? हार्ट के अंदर, एज एविडेंस बाय ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऑफ द पेशेंट। सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा पेन भी हो रहा था। नेक्स्ट बना लो, एक्यूट पेन रिलेटेड टू दी इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड इट्स डिमांड। ठीक है, तो मायोकार्डियल जो मिडिल लेयर है ऑक्सीजन हार्ट की, जो कि मैंने आपको बताया कि हार्ट में 3 लेयर होती हैं। बीच वाली लेयर को हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं, जिसको हम मायोकार्डियम भी बोलते हैं। मायोकार्डियम में ही मेनली ब्लड सप्लाई प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो मायोकार्डियम की जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो उसके अंदर की ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट के अंदर पेन होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया। उसको भूख नहीं लग रही है, एज एविडेंस बाय डिक्रीज इन अ डाइटरी पैटर्न। जो जितना वो खाती थी उससे कम खा रही है। नेक्स्ट, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू द लोअर एक्सट्रीमिटी क्रैम्प। उसको एक्सट्रीमिटीज में क्रैम्प हो रहा था जिसकी वजह से एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो गई है, एज एविडेंस बाय द फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न। ठीक से सो नहीं पा रही है, रिलेटेड टू दी हाइपरटेंशन। ठीक है, बहुत बीपी हाई है, सो नहीं पा रही है। कैसे पता चला? एज एविडेंस बाय दी अवेकिंग ऑफ द पेशेंट एट नाइट। पेशेंट जो है रात में जाग रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्फ केयर डेफिसिट। पेशेंट अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको डिजनेस यानी चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, एज एविडेंस बाय वर्बल स्टेटमेंट। पेशेंट खुद बता रहा है कि मैं ठीक से केयर नहीं कर पा रहा हूँ अपनी। नेक्स्ट, जब इतना सारी प्रॉब्लम होगी तो उसको एंजाइटी भी होगी। नेक्स्ट है आपका एंजाइटी रिलेटेड टू द डिजीज कंडीशन, एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। उसके फेस से आप देख के बता सकते हो कि वो डरा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्टर्ब कोपिंग पैटर्न। ठीक से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, रिलेटेड टू चेंज इन हेल्थ स्टेटस। कंटिन्यूअस उसको हेल्थ स्टेटस चेंज हो रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, एज एविडेंस बाय डिप्रेसिव मोड। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है। नेक्स्ट आ जाते हैं एंड लास्ट आ जाते हैं नॉलेज डेफिसिट। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू दी हॉस्पिटलाइजेशन। उसकी नॉलेज सफिशिएंट नहीं है किसके बारे में? हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट के बारे में। कैसे पता चला? एज एविडेंस बाय पेशेंट क्वेश्चनिंग टेक्निक। जो बार बार पेशेंट क्वेश्चन पूछ रहा है उससे।
अब आ जाते हैं प्रिवेंशन, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। तो सीधे सीधे वेट लॉस करवा दो, सीधे सीधे ग्रीन वेजीज दे दो, ग्रीन वेजिटेबल्स, और एक्सरसाइज करवा लो। और बाकी जिसकी वजह से कॉजेज हो रहे थे जैसे स्मोकिंग वगैरह, टोबैको वगैरह, अल्कोहल वगैरह, सब छोड़ दो। तो ये है आपका प्रिवेंशन। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक आ सकता है अचानक से, ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है ना। इसके अलावा हार्ट अटैक आ सकता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही है। देन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, बॉडी के आसपास की आर्टरीज भी फंक्शन ठीक से नहीं कर पाएंगी जब उनको टाइमली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। इसके अलावा एन्यूरिज्म, बहुत ज़्यादा हाई बीपी की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स फट सकती हैं, दैट इज नोन एज एन्यूरिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट the next part of the angina pectoris. If you are having any doubt, please ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care and have a nice day.